तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। मैं हिमांशु मिश्रा आप सबके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। एल्कोहल और फिनॉल और ईथर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 5 वीडियो लेक्चर फिनिश कर लिया है। अब बारी थी 6वें वीडियो लेक्चर की। तो केमिस्ट्री अगर क्लास 12th में अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आपको अगर अच्छे नंबर गेन करने हैं तो इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। देखेंगे आप लोग, जबकि अगर आप लोगों ने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर इस 5 चैप्टर के आप लोगों ने अगर प्रीवाईक्यू सॉल्व कर लिए तो 35 नंबर के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को हम टच कर सकें ताकि आप उस पीवाईक्यू को पढ़ के एग्जाम में अपने अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो इसी के क्रम में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग को पढ़ने की जो बारी है वो लेक्चर नंबर 6 की है। अब हम लोग आज लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं इस एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के। जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से लाइक के बटन को स्टार्ट करेंगे और सेशन को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए जरा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। चलिए जरा हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछा गया 2014 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स इज मोर वोलेटाइल। कौन सा ऐसा आइसोमर्स है जो मोर वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल लिक्विड जिसको बोलते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, उड़ने वाले होते हैं जिसमें वेपराइजेशन का पावर होता है। तो दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स इज मोर वोलेटाइल। दो हमको दिए हैं, आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। कह रहा है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन किसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर बनाए हम कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो सबसे पहले हम जरा स्ट्रक्चर देखें कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये देखिए जरा, नाइट्रोफिनॉल NO2 है ना, तो एक नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है, यही NO2 होता है और इधर ये OH। ये हम लोग का है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हम लोग का है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। दिस वन इज नोन एज आर्थोनाइट्रोफिनॉल। और पैरानाइट्रोफिनॉल अगर हम बनाए तो पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, देखिए N डबल बॉन्ड, अगर इधर ही दिखा दे डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, और पैरा है तो इधर ये OH। देखिए जरा ध्यान से, ये हम लोग का आर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये हम लोग का है पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल तो हमसे पूछ रहा है कि ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल और इस पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सा ऐसा है जो वोलेटाइल ज्यादा है, कौन वोलेटाइल ज्यादा है। तो देखें, अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, इस आर्थोनाइट्रोफिनॉल के OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं O और इधर ये बॉन्ड बना के H, ऐसे भी OH को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जरा, ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हम लोग को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल की सिंगल यूनिट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। एक मॉलिक्यूल है और उस सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो उस ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, एक सिंगल मॉलिक्यूल है जिसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है और इसके आर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये। देखिए जरा, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती किसके बीच में है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनेगी। हाइड्रोजन एटम जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मिलेगा, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रामॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूल के सिंगल यूनिट के अंदर ही
हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्डिंग बन जाए। ये देखिए यहां बन रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां देखिए बन जा रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं हो पाते। तो अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो मॉलिक्यूल का जो एसोसिएशन है वो घट जाएगा। मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे, और जब जुड़ नहीं पाएंगे तो वो उड़ने की ही तो कोशिश करेंगे। वो पास पास नहीं होंगे तो दूर दूर जाएंगे। इसका मतलब क्या, वोलेटिलिटी का पावर बढ़ जाएगा। लेकिन इस पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर पाया जाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर क्या पाया जाता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर पाया जाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि दो यूनिट अब आ जाएंगी और दोनों यूनिट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसमें सिंगल यूनिट है लेकिन इसमें अब एसोसिएशन होगा, और जब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो एसोसिएशन होता चला जाएगा, एसोसिएशन होगा। मॉलिक्यूल का एसोसिएशन का पावर बढ़ेगा, और जब एसोसिएशन का पावर बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, वोलेटिलिटी घट जाएगी। देखिए जरा ये कैसे बनेगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। छोटा सा यहाँ स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर दे रहा हूं। यही है ना हम लोग का आर्थोनाइट्रोफिनॉल। मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इधर की तरफ मैं OH को लिख दे रहा हूं, इधर में N डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ सिंगल बॉन्ड O लिख दिया। एक और मैं इस मॉलिक्यूल को, दो मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल की जरूरत है। एक ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर हम लेंगे। इधर ये N डबल बॉन्ड O और इधर ये सिंगल बॉन्ड O, और इधर ये देखिए यहां O और ये H, ये OH वाला। यहां देखिए अब इन दो मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है बॉन्ड। मॉलिक्यूल के दो यूनिट बना रही है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। फिर यहाँ तीसरा मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा, फिर आगे चलेंगे तो चौथा मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएशन बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूल में एसोसिएशन बढ़ जाएगा तो वो वोलेटिलिटी घट जाएगी। तो दिया है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल ड्यू टू वीक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, weak intramolecular, while paranitrophenol is less volatile due to strong intermolecular hydrogen bonding which cause association of molecules। तो ये इसका आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइक के बटन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है, नेम ऑफ द एल्कोहल दैट इज यूज्ड टू मेक द फॉलोइंग एस्टर। सिर्फ हमसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ऐसे एल्कोहल का नाम बताइए जो ये एस्टर बना सकता है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3, ऐसे टाइप का एस्टर कौन बना सकता है। तो प्रोप-N2-ऑल से हम लोग चाहें तो ये वाला एस्टर बना सकते हैं। तो प्रोप-N2-ऑल ही वो एल्कोहल है जिससे हम लोग ये वाला एस्टर बना सकते हैं। सिर्फ इसका आंसर लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आया है 2013 में, पूछा है इफ द 2 हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड ROH एंड R-OH, दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले, जो कि एक ROH है और R एक डैश, लिख देते हैं जरा देखिएगा तरह से। एक है हम लोग का ROH और दूसरा कह रहा है कि है हम लोग का R-OH। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट वन इज बेसिक,
ये जो पहला है ये बेसिक इन नेचर का है, ये कह रहा है कि फर्स्ट वन क्या है, बेसिक है, एंड अदर इज एसिडिक। ये वाला जो आर डैश है वो है हम लोग का एसिडिक। तो कह रहा है इन बिहेवियर हाउ इज आर डिफरेंट फॉर फ्रॉम आर डैश। तो ये जो आर है वो इस आर डैश से डिफरेंट कैसे है। ये आर कह रहा है बेसिक इन नेचर का है और ये आर डैश एसिडिक इन नेचर का है, तो कैसे डिफरेंस करोगे कि ये आर कौन सा है और ये आर डैश कौन सा है। तब मैं आपको एक बात बता दूं कि बेसिक कैरेक्टर कौन इंक्रीज करता है। तो आर की जगह पे अगर ऐसे ग्रुप लगे हों, आर की जगह पे ऐसे ग्रुप लगे हों जो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, आर एक ऐसा ग्रुप हो जो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन एटम पे बढ़ जाए। क्योंकि जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि बेस वही है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो ये डोनेट कब करेगा, अगर ये आर की जगह पे, अगर इस आर की जगह पे हमने ले लिया कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि कौन सा ग्रुप हमने ले लिया, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला कोई ग्रुप ले लिया, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला कोई ग्रुप ले लिया। तो अगर EWG ग्रुप है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा और कहेगा कि ऑक्सीजन तुम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को और डोनेट करो और ज्यादा बेसिक हो जाओ। यानी जब EWG ग्रुप या फिर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप इस आर की जगह पे होंगे, केवल तभी बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी ये अगर आर बेसिक है तो इसका मतलब ये आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी ये वाला जो आर है वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। लेकिन ये देखो ये आर डैश है, आर डैश कह रहा है कि आर डैश एसिडिक है। एसिडिक कब होगा, जब ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे, अपनी तरफ खींचे और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच ले। यानी ये आर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच ले, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो ये क्या कर रहा है, इसका तो एसिडिक बेसिक कैरेक्टर घट गया ना, यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा, ये एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। यानी ये जो आर डैश है अगर ये एसिडिक है यानी ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तभी जो है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर आर जो हम लोग का है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, प्लस आई इफेक्ट वाला होगा, तो भी वो बेसिक होगा। और अगर ये आर डैश अगर एसिडिक है इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है या फिर माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है। ये देखिएगा जरा ध्यान से ये बात जो मैंने बताई। तो आर और आर डैश डिफरेंट कैसे हुए, आर डैश इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप है यानी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। जो आर डैश है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, यानी ये माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। तो लिखा है इन ROH आर पोसेसेस ओनली प्लस आई इफेक्ट, आर जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, दैट इज ओनली एल्किल ग्रुप। क्यों, क्योंकि एल्किल ग्रुप विच इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, जो ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे OH बॉन्ड के, हैंस इट शोज बेसिक, इसलिए बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। वाइल इन R डैश OH, while in R dash OH R dash possess only माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा जिससे वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। तो R जो है अगर बेसिक है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होगा।
R डैश अगर एसिडिक है तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होगा, यानी माइनस ई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होगा। फटाफट से लाइक के बटन को जरूर प्रेस करिएगा जिन्होंने नहीं किए हैं। बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द हो सके। चलिए जरा हम लोग बढ़ते अपने अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, हाउ इज द टॉल्यूइन ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से हम लोग टॉल्यूइन कैसे बनाएंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम लोग को फिनॉल से टॉल्यूइन बनाना है तो सबसे पहले फिनॉल का रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे। तो व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ जिंक डस्ट देन इट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन है फिनॉल से टॉल्यूइन बनाना। तो सबसे पहले फिनॉल का रिएक्शन हम कराएंगे जिंक के साथ, हीट करेंगे तो फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस बेंजीन से टॉल्यूइन बनाने के लिए हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं, एल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो एल्काइलेशन किसके प्रेजेंस में होता है, तो एल्किल क्लोराइड के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3, तो हम लोग को टॉल्यूइन बनता है। तो देखिए जरा, when phenol is react with zinc in the when phenol is react with zinc then it converted into benzene, or when benzene is react with methyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3 it gives toluene। ये रिएक्शन है, कॉपी पे 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं। अगला देखो लिखा है, हाउ वुड यू ऑब्टेन इथेन 1,2-डाइऑल। दिया है कि कैसे आप लोग इथेन 1,2-डाइऑल बनाएंगे इथेनॉल से। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है ना 1,2 यानी मेथ और एथ। तो इथेनॉल CH3CH2OH, और इथेनॉल का रिएक्शन जब हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पे कराते हैं तो सबसे पहले इथीन बनता है। क्या बनता है, बनता है हम लोग का इथीन। और इस इथीन का जब रिएक्शन हम लोग क्लोरीनेशन कराते हैं Cl2 के साथ तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक Cl इसके साथ और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसका जब रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो OH ग्रुप इसके साथ आके जुड़ जाएगा, K और Cl एक साथ हो जाएंगे, तो इथेन 1,2-डाइऑल बन जाएगा। तो व्हेन इथेनॉल इज रिएक्ट विथ concentrate H2SO4 at 443 Kelvin temperature it produce ethene, and when ethene is react with chlorine it gives chlorinated product, and after it react with aqueous KOH it gives ethane 1,2-डाइऑल। तो सबसे पहले अगर हमको इथेनॉल से हमको इथेन 1,2-डाइऑल बनाना है, इथेन 1,2-डाइऑल बनाना है, तो सबसे पहले इसका रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पे कराएंगे तो इथीन बनेगा। इसका रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे तो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसका रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो इथेन 1,2-डाइऑल बन जाएगा। कॉपी पे लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है, हाउ डू यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। इथेनॉल से इथीन कैसे बनाएंगे, तो यही वाला रिएक्शन है ना। इथेनॉल है हम लोग का CH3CH2OH, और इसका रिएक्शन हम लोगों ने कराया है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर पे बन जाएगा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या होगा ये OH और इसमें से एक H एसिड है तो प्रोटॉन देगा, तो इस H और ये OH मिलके क्या निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे, H2O भी बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये इथेनॉल से इथीन बनाने का मेथड है। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग जरा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि द CO बॉन्ड इज मच शॉर्टर इन फिनॉल। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है ना, यही है फिनॉल का स्ट्रक्चर O और H। कह रहा है कि जो ये C है और ये O है, ये वाला बॉन्ड क्या है, शॉर्टर है। ये वाला बॉन्ड कह रहा है कि शॉर्टर है। किसके अंदर, फिनॉल के अंदर। फिनॉल के अंदर ये जो O और C के बीच का जो बॉन्ड है, O और C के बीच का, ये शॉर्टर है एज कंपेयर टू किसके,
इथेनॉल, इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, ये है ना CH3 CH2OH। O और C के बीच का ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला क्या है, लार्जर है। ये वाला बॉन्ड क्या है, CO का बॉन्ड लार्जर है, ये इथेनॉल है। तो कह रहा है कि फिनॉल के अंदर जो O और C और O के बीच का जो बॉन्ड है वो शॉर्टर है, क्यों, और ये जो इथेनॉल में है वो कार्बन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो इसका हमको आंसर देना है। फिनॉल के पास है ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकेगा, जिसकी वजह से यहां पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। यहां ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड का नेचर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब ये रिजोनेंस शो करेगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, और जहां भी डबल बॉन्ड होता है वो बॉन्ड शॉर्टर होता है। लेकिन इसमें कहीं से भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ये रिजोनेंस नहीं शो करेगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो रिजोनेंस नहीं शो करेगा। इथेनॉल जो है वो रिजोनेंस नहीं शो करता है, और जब रिजोनेंस नहीं शो करेगा तो इसका बॉन्ड लार्जर होगा। साथ ही साथ इसके आप लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी बना लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में अल्कोहल और फिनॉल के इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना दिए हैं, तो वहां से आप लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी फिनॉल का बना दीजिएगा ताकि फुल में फुल नंबर आपको मिल सके। तो फिनॉल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन, फिनॉल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड शॉर्टर है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, इसलिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। लेकिन इथेनॉल के केस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, इसलिए इसका बॉन्ड क्या होगा, लार्जर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, पूछा है 2011 में कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन यूजिंग ओलियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेंजीन से हम लोग को फिनॉल बनाना है। बेंजीन से क्या बनाना है हम लोग को, बेंजीन से हम लोग को फिनॉल बनाना है, लेकिन हम लोग को लेना क्या क्या है, ओलियम लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। तो जब सबसे पहले हम लोग बेंजीन का रिएक्शन जब ओलियम के साथ कराएंगे, बेंजीन का रिएक्शन ओलियम के साथ कराएंगे H2S2O7 के साथ 353 केल्विन टेम्परेचर पे, तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, दैट इज SO3H। ये बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप जुड़ जाता है। तो व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ ओलियम इन द प्रेजेंस ऑफ 353 केल्विन टेम्परेचर, इट प्रोड्यूस बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जैसे ही हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, क्या होगा, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही कराएंगे, ये H और ये OH H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, Na इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। यहां से SO3 पे माइनस और Na पे प्लस, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा। अब इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का एक बार और हम जब रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, O पे माइनस और Na पे प्लस, तो ये बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड का जैसे ही हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे, यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। तो सब व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ ओलियम, it produce benzene sulfonic acid, and when benzene sulfonic acid is react with sodium hydroxide, it gives sodium benzene sulfonate, and after this when it is react with sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide, and sodium phenoxide goes on hydrolysis, it produce phenol। तो फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना भी आपको जल्द से जल्द हो सके। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे दिया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। दिया हम लोग को पैराक्रिसॉल,
पैरानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं चाहता हूं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे दूं, जिससे आप पता लगा सकें कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगा? ज्यादा तब होगा जब अगर ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर किसी एल्कोहल में इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ वो घटाएगा। यानी अगर एल्कोहल का, फिनॉल का, ईथर में हमको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो अगर R की जगह इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा। तो हमको दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हमको दिया है पैराक्रिसॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। पैराक्रिसॉल में देखिए जरा, फिनॉल से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और CH3 ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप कौन सा होता है? ये CH3 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो पैराक्रिसॉल में फिनॉल से CH3 ग्रुप लगा हुआ है और CH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिनॉल में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन इस पैरानाइट्रोफिनॉल में जो ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, वे कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। तो अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? इस पैरानाइट्रोफिनॉल का होगा। क्यों? क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में फिनॉल से NO2 ग्रुप लगा हुआ है और NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। फिर फिनॉल की अगर हम बात करें तो इस फिनॉल में ना तो कोई एसिडिक इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा है, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी इससे इसका कम होगा। लेकिन इसकी पैराक्रिसॉल की जब हम बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन विथ डोनेटिंग ग्रुप लग गया है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को घटाते हैं। इसलिए जब इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जाएगी तो सबसे कम कौन है? पैराक्रिसॉल, फिर कौन है? फिनॉल, फिर सबसे ज्यादा कौन है? पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन मिले आपको बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप जैसे कि NO2, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि CH3, तो ये अगर हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग वाला ग्रुप वाला बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला घटाता है। फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा जल्दी से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा है और अब लगभग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से इनफ क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। इतना क्वेश्चन हम लोगों ने 6 वीडियो लेक्चर में जितना पढ़े उतना पढ़ेंगे तो हमारे सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हम लोग को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपका होमवर्क क्या है? आपका वर्क है कि इस वीडियो को आप नोट करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और अलग से कॉपी बना के आप नोट भी करेंगे। और ताकि ये ऑर्गेनिक वाले पोर्शन आपके जब डील हो जाएंगे तो ज़्यादा मिसलिनियस क्वेश्चन इसी ऑर्गेनिक से आते हैं और ये सिर्फ क्वेश्चन आपके नोट्स बनाने से नहीं होगा। ये PYQ क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे नंबर्स नहीं गेन करेंगे। तो द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री का चैनल आपके लिए PYQ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा और CBSE बोर्ड एग्जाम्स में आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाएगा। शर्त आपको यही है कि वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखना है, अलग से कॉपी बना के नोट करनी है, उसका डेली प्रैक्टिस करना है। फिर देखिए आपको कैसे केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं, तब कहिएगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे। तो इसी के साथ मैं हिमांशु मिश्रा आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो लेक्चर्स में। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।